तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस कथा के विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली ग्रामीण लोक कथा का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम देखेंगे कि कैसे एकदम साधारण और छोटे से लगने वाले गलत फैसले इंसान को भयानक और अलौकिक परिणामों की तरफ ले जाते हैं। मेरा सिर मुझे वापस दे। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक सुनसान नदी के बीचों बीच हैं। आपकी नाव अचानक रुक जाती है और घने अंधेरे से ये खौफनाक आवाज गूंज उठती है। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ना। देखिए, ये कोई आम भूतों की कहानी नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे हमारा खुद का अहंकार और हमारी मूर्खता हमें सीधे मौत के मुंह में धकेल सकती है। तो कहानी शुरू होती है ओम दनौती नाम के एक बहुत ही छोटे, एकदम अलग थलग से गांव से। शहर की भीड़भाड़ से कोई 300 किलोमीटर दूर, जहां की कुल आबादी मुश्किल से कुछ 100 लोगों की ही होगी। और उस रात का माहौल कैसा है? मार्च का महीना है, अजीब सी चुभने वाली ठंड है और ऊपर से लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही है। मतलब एक परफेक्ट और खौफनाक रात का पूरा सेटअप तैयार है। अब आते हैं हमारे पहले चरण पर, एक बेवकूफ़ी भरा कदम जहां से ये सारी मुसीबत शुरू होती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? खैर, ये कोई पुराना श्राप नहीं था। ये बस चाय की टपरी पर बैठे दोस्तों की बोरियत का नतीजा था। यहाँ हमारे पास दो एकदम अलग तरह के किरदार हैं। एक तरफ विनय है जो ओवर कॉन्फिडेंट है और इस ठंडी बारिश वाली रात में उसे बस कोई रोमांच चाहिए। दूसरी तरफ ललित है जिसे अंधेरे और इन पारलौकिक चीजों से सच में बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन विनय क्या करता है? वो इसे सिर्फ ललित का डरपोकपन कहकर उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। और इनका प्लान सुनिए। रात का खाना खाने के बाद चुपचाप घर से खिसक लेना, एक नाव और जाल का जुगाड़ करना और उस खूब अंधेरे में नदी में मछली पकड़ने जाना। मतलब सच में ये वो क्लासिक हॉरर वाला किस्सा है ना, जहां लोग अपनी बोरियत मिटाने के लिए खुद खतरे के पास चलकर जाते हैं। और यहीं से हम दूसरे चरण में आते हैं, अनदेखी की गई चेतावनी। एक ऐसा पॉइंट जहां से शायद उनकी वापसी मुमकिन थी। हर डरावनी कहानी में ना एक ऐसा पल जरूर आता है जब लगता है कि बस अब यहां से लौटना नामुमकिन है। जब विनय 300 रुपए लेकर धंधाराम नाम के एक बुजुर्ग मछुआरे के पास नाव किराए पर लेने पहुंचा, तो उसे एक बहुत ही साफ और सीधी चेतावनी मिली। धंधाराम ने गंभीर आवाज में कहा, रात में शांत नदी बहुत बेचैन हो जाती है। ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो बहुत भयानक होती हैं। लेकिन विनय के उस झूठे जोश के आगे बेचारे उस अनुभवी मछुआरे की वो गंभीर चेतावनी हवा में ही उड़ गई। अब देखिए, धंधाराम ने उस रात नाव का किराया तक लेने से मना कर दिया, बल्कि उन्होंने विनय को एक काला धागा दिया। हमारी भारतीय लोक कथाओं में आपको पता ही होगा, काला धागा पारलौकिक खतरों से बचाने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली रक्षा कवच माना जाता है। पैसे ठुकरा देना और मुफ्त में ये धागा देना, ये इस बात का एक बहुत बड़ा इशारा था कि उस अंधेरी नदी में सच में कुछ बहुत ही भयानक उनका इंतजार कर रहा है। अब बात करते हैं तीसरे चरण की, अलौकिक शक्तियों का चरम। चीजें अब पूरी तरह हाथ से निकलने वाली हैं। उस काले धागे की अहमियत को समझे बिना ही विनय, ललित और उनका तीसरा दोस्त सार्थक नाव लेकर उस नदी में उतर जाते हैं। अगर हम रात की इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो चाय की दुकान से शुरू हुआ ये सफर आधी रात आते आते एक गहरी निराशा और झुंझलाहट में बदल चुका था। सोचिए, 10-15 बार जाल फेंकने के बाद भी एक भी मछली नहीं, और बस यहीं सार्थक एक ऐसा फैसला लेता है जो उन पर भारी पड़ने वाला था। अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो नाव को नदी के उस हिस्से की तरफ ले जाने की जिद करता है जहां जाने से हर कोई कांपता है। और वो वर्जित हिस्सा कौन सा था? शमशान घाट। सांस्कृतिक रूप से देखें तो शमशान घाट अंतिम संस्कार की जगह है, जिसे हमेशा भटकती आत्माओं और मृत्यु की एक अजीब सी भारी शांति से जोड़कर देखा जाता है। जब वे वहां पहुंचे तो एकदम सन्नाटा था, सिर्फ सियारों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। इस माहौल को देखकर किसी भी समझदार इंसान को तुरंत लौट जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर से अपने डर को नजरअंदाज कर दिया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब इंसान प्रकृति के उन अंधेरे कोनों को अपनी अज्ञानता में चुनौती देता है ना, तो वहां से कुछ ऐसा निकल सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। सार्थक ने शमशान घाट के पास जब आखिरी बार अपना जाल ऊपर खींचा तो उसमें कोई मछली नहीं थी। उस जाल में एक लड़की का कटा हुआ इंसानी सिर फंसा हुआ था। डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने तुरंत उस सिर को पानी में फेंका और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उनकी नाव उस गहरे काले पानी में पूरी तरह से जम गई।
मानो पत्थर की हो गई हो, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी। और फिर उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए वो आवाज आई, मेरा सिर मुझे वापस दे, नहीं तो तुम सबको खत्म कर दूंगी। जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, नदी के किनारे सफेद साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी, लेकिन उसका सिर उसके धड़ पर नहीं था। मतलब ये दृश्य इतना खौफनाक था कि उन तीनों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो बिना कुछ सोचे समझे बस नाव को वहीं छोड़कर सीधे उस बर्फीली नदी में कूद पड़े और अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह तैरने लगे। और अब आते हैं चौथे और आखिरी चरण पर, एक दर्दनाक लोक कथा। इस खौफनाक घटना के पीछे की असली कहानी। किसी तरह तैरकर और भागकर उन्होंने पास के ही एक घर में पनाह ली, लेकिन यहीं पर इस कहानी का सस्पेंस एक बहुत ही गहरे, दर्दनाक सच में बदल जाता है। उस घर के मालिक ने उन्हें बताया कि आखिर वो आत्मा थी कौन। दरअसल वो एक ऑनर किलिंग यानी झूठी शान के लिए की गई हत्या की शिकार थी। पहले चरण में उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर प्यार के खातिर शादी की। दूसरे चरण में उसके अपने ही परिवार ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। और सबसे खौफनाक बात, उसकी पहचान हमेशा के लिए छुपाने के लिए उसका सिर धड़ से अलग करके कहीं फेंक दिया गया। गांव वालों को बाद में सिर्फ उसका शरीर मिला और बिना सिर के ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब समझ आया? यही वो कारण है कि उसकी बेबस, बेचैन आत्मा आज भी उस शमशान घाट के पास भटकती है। अब ये एकदम क्लियर हो जाता है कि सार्थक के जाल में वो सिर क्यों फंसा था और क्यों वो प्रेतात्मा इतनी बेताबी से अपना सिर वापस मांग रही थी। वो असल में अपनी मुक्ति खोज रही है। तो इस पूरी खौफनाक रात का नतीजा क्या निकला? 0। जी हाँ, 0। इसके बाद इन सदमे में डूबे दोस्तों ने रात में मछली पकड़ने जाने की कभी हिम्मत नहीं की। उनका वो सारा घमंड, वो रोमांच का भूत एक ही रात में हमेशा के लिए उतर चुका था। खैर, उन तीनों दोस्तों ने तो उस रात किसी तरह अपनी जान बचा ली। लेकिन ये कहानी एक बहुत ही भारी सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या समाज के कठोर नियमों और इस क्रूर प्रथा की शिकार घाट की वो बिना सिरवाली दुल्हन कभी शांति पा सकेगी? या लोक कथाओं के ये बेचैन पन्ने ऐसे ही हमेशा के लिए खुले रहेंगे? सच में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।